हेलो बेटा, वेलकम आप सभी का शुद्ध देसी फिजिक्स पर डायमेंशनल एनालिसिस के फोर्थ लेक्चर में। डायमेंशनल एनालिसिस के फोर्थ लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी ऑफ डायमेंशंस। तो किसी इक्वेशन की, किसी गिवन इक्वेशन की एक्यूरेसी या उसकी करेक्टनेस चेक करना कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, किसके बेसिस पर? यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस के होमोजीनियटी प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है? अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो डायमेंशंस इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली और प्रैक्टिकली भी इनकरेक्ट बोली जाएगी। तो देखते हैं इसमें। फर्स्ट, टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस आपको दी गई हैं, पढ़ के आ चुके हैं सब लोग 9th क्लास में। फर्स्ट पार्ट दिया गया है v इज इक्वल टू u प्लस at। इसमें सिंबल्स के मीनिंग आपको नहीं दिए गए हैं क्योंकि ऑलरेडी सबको पता होते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से चलते चलते बी पॉइंट पर पहुंचता है स्ट्रेट लाइन में अंडर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, तो माना जब उसने चलना शुरू किया था उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, बी पर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी v हो गई और इस बीच में बॉडी पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहा a का, जबकि a से b तक जाने का टाइम t रहा हो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at, जिसमें बताया गया v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम टेकन। इसकी एक्यूरेसी आपको चेक करनी है डायमेंशंस की बेसिस। वैसे तो पता है ये इक्वेशन करेक्ट है क्योंकि पढ़ के आ चुके हैं, तो चेक करना है डायमेंशंस के बेसिस पर। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दिया गया बेटा? v, और v की डायमेंशंस क्या बनती है? वेलोसिटी, दैट इज lt माइनस 1। अगर आप बात करें राइट हैंड साइड की बात करें तो दिया गया है u प्लस at। डायमेंशंस के बेसिस पर चेक करेंगे तो u इज फाइनल वेलोसिटी है, तो इसके लिए भी lt माइनस 1। a इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन के लिए lt माइनस 2 एंड टाइम के लिए डायमेंशन होती है t, तो lt माइनस 1 प्लस l एज इट इज, t का पावर माइनस 1 यहां से और प्लस 1 यहां से, तो बचा माइनस 1। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो माइनस का 2 एंड प्लस का 1, पावर बची माइनस 1 के इक्वल। ठीक बेटा, ये अब यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप डायमेंशंस के लिए अप्लाई करेंगे, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जब आप डायमेंशंस के लिए अप्लाई करेंगे तो lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1, lt माइनस 1 ही होता है, 2lt माइनस 1 नहीं होता। डायमेंशंस के बेसिस पर देखते हुए न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यहां पर एक लेंथ जो कि पहले 2 मीटर के इक्वल थी और बाद में इसमें एक और लेंथ ऐड की गई L2 इज इक्वल टू 4 मीटर, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 मीटर। डायमेंशंस कंसीडर करते हुए अब न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर नहीं करते। इनिशियल लेंथ L1 कितनी थी? 2 मीटर, वैल्यू 2 है लेकिन किसमें? मीटर में। मीटर के लिए डायमेंशन होती है L, चाहे वो 2 मीटर हो चाहे वो 4 मीटर हो। इसी तरह से L2 इक्वल टू 4 मीटर, ये भी मीटर में, तो इसके लिए भी डायमेंशन बनेगी L। न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर है, यहाँ 2 और यहाँ पर 4, लेकिन डायमेंशन इसके लिए भी L है और इसके लिए भी L है। जब आपने दोनों को ऐड किया तो आया L1 प्लस L2 इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 मीटर, लेकिन है ये भी मीटर में ही, तो इसके लिए भी डायमेंशन बनेगी L। यानी कि इसमें L प्लस L को भी L कंसिडर करेंगे और L माइनस L को भी L कंसिडर करेंगे। L माइनस L को कैसे? देखें, एक लेंथ पहले 2 मीटर थी, बाद में उसे इंक्रीज किया गया, L2 इक्वल टू 6 मीटर कर दिया गया। आपसे भी पूछे इंक्रीज इन लेंथ कितना है, तो इंक्रीज इन लेंथ को मैं कैपिटल L नाम दे रहा हूं। बाद वाली लेंथ में से पहले वाली लेंथ माइनस करो, L2 माइनस L1, तो कितना आया? 6 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। 6 मीटर के लिए डायमेंशन है 2 मीटर, इसके लिए भी डायमेंशन L, और सब्ट्रैक्ट करके आया 4 मीटर, इसके लिए भी डायमेंशन L। तो डायमेंशन बेसिस पर देखते हुए L माइनस L भी L होता है
और एल प्लस एल भी एल होता है। तो इसी तरह से जब आपने यहाँ पर एड ऑन किया तो एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन को एल टी माइनस वन ही लिखेंगे, टू एल टी माइनस वन नहीं लिखेंगे। क्लियर है बेटा ये चीज? तो ये इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के, यानी कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। आपको ये लिखना होगा डायमेंशनली करेक्ट। जरूरी नहीं है ये इक्वेशन प्रैक्टिकली भी करेक्ट हो, लेकिन डायमेंशन के बेसिस पर चेक करोगे तो आप सिर्फ इतना बता पाओगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक बेटा? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है। ये सेकेंड इक्वेशन मोशन होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड इज एस, और एस होती है इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसकी डायमेंशन होती है एल। राइट हैंड साइड की बात करें तो ये आया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u इज इनिशियल वेलोसिटी, एल टी माइनस वन वेलोसिटी वाली, t इज टाइम, हाफ प्योर नंबर है, डायमेंशन लेस, a इज एक्सीलरेशन, एल टी माइनस टू। जिस तरह से इसमें नंबरिंग आती है प्योर नंबर्स, इनकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो डायमेंशन लिखते हुए इन्हें छोड़ देंगे। t के लिए टाइम और स्क्वायर है तो स्क्वायर, l t माइनस वन प्लस वन आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ एल बचा, और माइनस वन यहां से और प्लस वन यहां से, माइनस वन प्लस वन आपस में कैंसिल, पावर बची टी की जीरो, इसलिए उसे लिखा नहीं है। प्लस यहां से टी का पावर माइनस टू और टी का पावर प्लस टू, यहां से बचा एल, और डायमेंशंस में एल प्लस एल को ही बोलते हैं एल, और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस भी थी एल, इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक बेटा? इसी तरह से थर्ड पार्ट आप चेक करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। ध्यान रखेंगे कि ये थर्ड इक्वेशन मोशन है तो सही आनी ही है, लेकिन फिर भी आप चेक करके बताएंगे। ध्यान रखा, एल प्लस एल भी एल होगा और एल माइनस एल भी एल होगा। एल प्लस एल को टू एल नहीं लिखना है और एल माइनस एल को डायमेंशन लिखते हुए जीरो नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसमें, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ये जो आपको तीन रिलेशन दिए गए हैं, इनका करेक्टनेस आपको चेक करना है डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर। इस क्वेश्चन में भी दिक्कत ये है कि सिंबल्स के मीनिंग आपको नहीं पता, वो आपको पता होने चाहिए। जनरली क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, लेकिन कहीं नहीं दिए हो तो आपको याद होने चाहिए। देखें, ये फर्स्ट एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन। ये जो फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आया, ये 11th में ही सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद का पार्ट है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, और ये इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ट्रीट की जाती है, यानी कि इसकी हेल्प से भी आप स्ट्रेट लाइन मोशन को ही स्टडी करते हैं। ये काइनेमेटिक्स नेक्स्ट यूनिट में ही आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें फिलहाल सिंबल्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। एसेंथ होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth चाहे वो पहला सेकंड हो, चाहे वो दूसरा हो, या nth सेकंड, किसी एक सेकंड की डिस्टेंस होती है। ये मैंने आपको पहले भी डायमेंशन बताते हुए इसे बताया था एक बार, कि A से चलना आपने शुरू किया, A से B तक का टाइम हुआ 1 सेकंड। जब चलना शुरू किया तब टाइम था 0, और A से B तक आते आते टाइम यानी इंस्टेंट हो गया 1 सेकंड। तो 0 से 1 तक का जो सेकंड होता है, ये पर्टिकुलर 1 सेकंड, इसे आप बोलते हैं पहला सेकंड। ऐसे थोड़ा और आगे गए, B से C पर पहुंचे, तो जब आप C पर पहुंचे तो C पर आने पर टाइम हो गया 2 सेकंड के इक्वल। ऐसी तरह से 1 से 2 तक का जो सेकंड होता है, ये भी एक ही सेकंड है, इसे बोलते हैं दूसरा सेकंड। ये भी एक पर्टिकुलर सेकंड है 1 से 2 के बीच का। इसी तरह से और आगे पहुंचे, C से D पर आए, यहां टोटल टाइम हो गया 3 सेकंड, और 2 से 3 के बीच का जो टाइम रहा होगा, इसे आप बोलेंगे तीसरा सेकंड। ये भी 1 सेकंड है। ये तीनों इंटरवल 1-1 सेकंड के हैं, A से B का, B से C का, C से D का। अगर आपको 3 सेकंड की टोटल डिस्टेंस निकालनी हो तो आप यूज करते हो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे आप यूज करते हैं। इसमें टी की जगह 3 रख देते हैं, तो 3 सेकंड की टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलकर
आ जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछें सिर्फ तीसरे में कितनी होगी, ये वाला जो सेकंड है सी से डी तक का, ये तीसरे वाला एक सेकंड है, सिर्फ तीसरे की बतानी हो सी से डी तक की, तो उसमें तरीका होता है एसेंथ, एक सेकंड की डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर सेकंड की। अगर इसमें एन की जगह 3 रख देंगे, थर्ड सेकंड 3 रखेंगे तो ये तीसरे की निकल कर आ जाएगी। इसमें एन की जगह 2 रख देंगे तो ये दूसरे वाले की आ जाएगी। एन की जगह 1 रख देंगे तो ये पहले सेकंड की डिस्टेंस अलग से आपको बता सकता है। क्लियर बेटा ये चीज? तो स्टार्ट करते हैं अब इसे। इसमें एसेंथ, लेफ्ट हैंड साइड है एसेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये डिस्टेंस जरूर है लेकिन ये 1 सेकंड की डिस्टेंस है और इसके लिए डायमेंशन आपको दिखाई गई है LT-1। ये इसमें एक एरर हो सकती है कि बच्चे एसएन देखते हैं डिस्टेंस समझते हैं और डायमेंशन रखते हैं एल नहीं रखना है। ये 1 सेकंड की डिस्टेंस है, माना टी टाइम की डिस्टेंस s, तो 1 सेकंड की हो जाएगी s/t। तो इस केस में l/t दैट इज LT-1। तो इसके लिए डायमेंशंस LT-1 यूज करनी है, T-l यूज नहीं करनी है। दूसरा राइट हैंड साइड दिया गया है u प्लस a/2 2n-1। इसमें u होता है इनिशियल वेलोसिटी LT-1, a होता है एक्सीलरेशन LT-2। 2 प्योर नंबर है, डायमेंशन छोड़ेंगे, 2 और 1 भी प्योर नंबर है, इन्हें भी छोड़ेंगे। बचा कितना है n कोई पर्टिकुलर सेकंड, चाहे वो दूसरा सेकंड हो चाहे वो तीसरा सेकंड हो, तो सेकंड यानी t कितना आया LT-1 प्लस LT-1 इज इक्वल टू LT-1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर बेटा? ये सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। लेमडा, इस सिंबल को बोलते हैं लेमडा इज इक्वल टू h/mv। जहां पर भी लेमडा स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है मैक्सिमम केसेस में वेवलेंथ के लिए, पता होना चाहिए हमारे को। h, स्मॉल h की डायमेंशन भी आपको बताई गई है। स्मॉल h स्टैंड करता है प्लांक्स कांस्टेंट के लिए, m मास और v वेलोसिटी के लिए स्टैंड करता है। तो यहां से अगर आप डायमेंशन निकालें लेफ्ट हैंड साइड लेमडा, लेमडा होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए आपको डायमेंशन दिखाई गई है l। अभी जो आपको ऑलमोस्ट 50 डायमेंशंस बताई गई थी वो सभी का यहाँ पर यूज हो रहा है, इसलिए बोला गया था कि ये डायमेंशंस याद होनी चाहिए और उनके सिंबल भी। राइट हैंड साइड पर दिया गया है h/mv। जहां पर भी वेवलेंथ और h साथ में आते हैं, h वहां प्लांक्स कांस्टेंट के लिए स्टैंड करता है जिसकी डायमेंशन होती है ml/t-1। अगर किसी को ये डायमेंशन ना याद हो तो आपको इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया गया था। प्लांक्स कांस्टेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज E इक्वल टू hν। बताया गया था कि जो रेडिएशंस होते हैं लाइक लाइट, ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं जिन्हें फोटोन बोला जाता है, और एक फोटोन की एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इक्वल टू hν। सो h कितना बना E/μ। इसमें E होती है एनर्जी और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक पोटेंशियल ml/2 t-, तो उसका डायमेंशन होता है, और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के लिए होता है t-1। t-1 ऊपर जाएगा तो -1 से +1, तो बनकर आएगा ml/2 t-1। माइनस का 2 पावर पहले से थी, ये -1 ऊपर जाके +1 बन गई, तो बचा कितनी पावर t की -1 के इक्वल। ठीक बेटा? ये तो ये याद रखें। ना याद हो तो फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं। तो आपने h के लिए फॉर्मूला रखा, डिवाइडेड बाय m इज मास, v इज वेलोसिटी, LT-1। m से m कैंसिल, 1l ऊपर जाके माइनस में जाएगा तो 1l बचेगा, या 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, और t-1 से कैंसिल इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो डायमेंशनली कैसा? करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारे पास थर्ड वन, E इज इक्वल टू mc²। ये आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन बोला जाता है। इसमें E एनर्जी होती है, m मास होता है, एंड c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड इज एनर्जी E,
डायरेक्टली आपको पता है ml2T-2। राइट हैंड साइड की बात करें तो mc², m इज मास, c स्पीड, lt-1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना आया, m l का पावर 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 2 और पावर की मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो डायमेंशनली करेक्ट। ठीक बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में द विस्कस फोर्स F हमें पता चला, F इज विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ रेडियस R इसमें स्टैंड कर रही है किसके लिए, रेडियस के लिए, मूविंग विद वेलोसिटी v और v स्टैंड कर रहा है वेलोसिटी के लिए, इन अ मीडियम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को शो किया गया है ईटा से, ईटा स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। 7th यूनिट में ये इक्वेशन आपको बताई जाएगी, स्टोक्स लॉ इसे बोला जाता है, करेक्ट है, लेकिन फिलहाल आपको डायमेंशंस के बेसिस पर ये इक्वेशन चेक करनी है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV करेक्ट तो है ही बेटा, जब आपको ईटा की डायमेंशन निकलवाई गई थी इसी फॉर्मूला से निकलवाई गई थी, तो करेक्ट तो आनी ही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू F इज विस्कस फोर्स, ml T-2। राइट हैंड साइड 6 पाई ईटा RV, 6 ये नंबर है छोड़ देंगे, पाई 22/7 उसे भी छोड़ेंगे, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 T-1। उन 6-7 डायमेंशन में से एक है जो आपसे बोला गया था कि ये डायरेक्टली भी पूछ लीजिए आपकी है और याद कर लेना, ml-1 T-1। R इज रेडियस मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है जनरली, सो L मीटर या सेंटीमीटर में, V वेलोसिटी lt-1, m एक ही जगह है, L का पावर -1 +1 और +1, तो -1 +1 एक पावर कैंसिल हो गई, एक पावर बची, दैट इज L। T का पावर -1 T का पावर -1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो एक -1 यहां से, एक -1 यहां से, पावर हुई -2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी 7th यूनिट से ही फॉर्मूला है, 11th में ही, जो आपको चेक करना है, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस R इज गिवन बाय। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया गया है, इसमें VC क्रिटिकल वेलोसिटी है, K ईटा अपॉन R इंटू रो, वेयर रो इज डेंसिटी, तो रो हमें पता चल चुका, रो डेंसिटी के लिए यूज हो रहा है। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा भी हमें पता चल चुका है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चेक इफ द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन आपको चेक करनी है कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। R रेडियस है, ये बोला गया है, VC क्रिटिकल वेलोसिटी है और K होता है इसमें एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट, K की कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, डायमेंशन लेस कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन ना हो। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड VC क्रिटिकल वेलोसिटी है lt-1। राइट हैंड साइड की बात करें, K ईटा अपॉन R इंटू रो, K इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस छोड़ देंगे, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 T-1, R इज रेडियस, L डेंसिटी के लिए डायमेंशन होती है ml-3 इज इक्वल टू, एक m से एक m कैंसिल, L का पावर प्लस का 1 माइनस का 3, नीचे बचा माइनस का 2, माइनस को 2 जब ऊपर जाएगा तो -1 पहले से था और प्लस का 2 दैट इज प्लस की 1 पावर बची, तो L की पावर 1 एंड T का पावर -1 चल ही रहा है, lt-1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय। अर्थ के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया गया है ये v इज इक्वल टू, यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए उसमें क्वांटिटीज के नाम ढूंढ लेने हैं कि v किसे शो कर रहा है, m किसे शो कर रहा है, सो दैट आप उनकी डायमेंशन रख सकें। v इज इक्वल टू रूट 2gm अपॉन r। इसमें वेयर m इज मास, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। एक्यूरेसी आपको चेक करनी है इसमें कितनी है इसकी। लेफ्ट हैंड साइड v वेलोसिटी है lt माइनस 1, राइट हैंड साइड पर दिया गया आपको रूट 2gm अपॉन r। अब देखिए इसमें डायमेंशन रखेंगे। रूट एज इट इज 2 एक प्योर नंबर है तो इसकी डायमेंशन छोड़ दी जाएगी। कैपिटल जी स्टैंड करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, या तो इसकी डायमेंशन आपको याद हो m-1 L3 T-2। अगर नहीं याद है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें कैपिटल जी निकालना है तो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F इज फोर्स mlt-2। r डिस्टेंस होती है दोनों मासेस के बीच की जो मीटर या सेंटीमीटर में, सो L। m1 इज मास, m2 इज मास। m दो है नीचे, एक ऊपर जाएगा, एक तो कैंसिल हो गया, एक ऊपर गया तो -1। L का पावर 2 यहां से 1, यहां से L का पावर 3 एंड t-2। तो m-1 L3 t-2 याद हो तो ठीक है, नहीं तो कैसे डायमेंशन निकाल सकते हैं वो आपको याद होना चाहिए। 2 प्योर नंबर होने के कारण, डायमेंशन लेस होने के कारण छोड़ दिया गया। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M मास के लिए। R इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस जो किलोमीटर सेक्टर में होती है अर्थ के लिए, तो सो L कितना है ये आपके पास आया M -1 और M का पावर +1 आपस में कैंसिल। L का पावर ऊपर 3 था, नीचे से कैंसिल हो गया तो L का पावर 2 एंड T का पावर -2। स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ कर देना, जो भी पावर है उसे आधी कर दो, दैट इज स्क्वायर रूट। तो आधी होने के बाद 2 का 1 बच गया और -2 का -1 बच गया, दैट इज LT-1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 में चेक बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन द फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा रूट k अपॉन d। इसे चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लेमडा इज वेवलेंथ। लेमडा स्टैंड कर रहा है वेवलेंथ के लिए। लेफ्ट हैंड साइड v वेलोसिटी बोला गया LT-1। राइट हैंड साइड 1 बाय लेमडा रूट k अपॉन डी। 1 बाय लेमडा, लेमडा तो इन्होंने बोला है वेवलेंथ, पता भी था लेमडा वेवलेंथ के लिए यूज होता है। वेवलेंथ के लिए डायमेंशन होती है L। 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ का सेपरेशन होती है, बीच की डिस्टेंस 2 लगातार क्रेस्ट के, तो मीटर में, सेंटीमीटर में या एंगस्ट्रॉम में, सो L। K इन्होंने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह के बताए गए थे आपको डायमेंशंस पढ़ाते हुए। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या उसी का दूसरा नाम था वॉल्यूम मॉडुलस, और तीसरा था शीयर मॉडुलस। तो ये दूसरे वाला है, कोई सा भी हो, चाहे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, कोई सा भी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो, सबके लिए डायमेंशन सेम होती है। प्रेशर वाली ml-1 T-2। तो रिप्लेस करें ml-1 T-2 एंड D यहां पर बोला गया D इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी के लिए रो भी सिंबल चलता है और D भी सिंबल चलता है। D बोला गया डेंसिटी के लिए ml-3 होती है डायमेंशन। 1 बाय L एज इट इज, और यहां कितना बचा, M से M कैंसिल,
एल का पावर -1, नीचे से गया तो -3 प्लस में हो गया, माइनस का 1 प्लस का 3 बचा 2, प्लस में 2, टी का पावर -2 चल ही रहा है, इज इक्वल टू कितना 1/l एज इट इज। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर्स आधी कर देना, जब पावर आधी करेंगे 2 से 1 और यहां पर -1, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी का पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर डायमेंशन आ रही थी LT-1 और राइट हैंड साइड पर जो डायमेंशन आपके सामने निकल कर आई हैं वो है T-1, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। जो भी इक्वेशन इनकरेक्ट होती है वो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट होती है और प्रैक्टिकली भी इनकरेक्ट होती है, आगे ये बताया जाएगा कैसे। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के बेसिस पर चेक कर रहे हो, वो डायमेंशनली करेक्ट आती है तो भी वो जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली करेक्ट हो ही जाए, वो देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉ जो कि यूज किया जाता है टॉर्क के लिए, ये सारी डायमेंशंस आपको लिखाई गई थी, डायमेंशंस रिलेटेड टू रोटेशन मोशन। जहां टॉ यानी टॉर्क की बात कर रहे हैं वहां पर रोटेशन मोशन इन्वॉल्व हो जाती है और उसके लिए ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। चेक करके बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। टॉ इज टॉर्क, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड टॉ के लिए डायमेंशन वही होती है वर्क एनर्जी वाली, लिखाई गई है आपको ml2 t-2। राइट हैंड साइड I इंटू एल्फा। आई जहां पर भी आप रोटेशनल मोशन की बात करते हैं जनरली I स्टैंड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए और इसकी डायमेंशन आपको लिखाई गई है ml2, यहां तो बोला भी गया है I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ml2 अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। यहां बच्चे ऐसा करते हैं, आपको डायमेंशंस पढ़ाते बताया गया था, ये एक्सीलरेशन जरूर है तो एक्सीलरेशन के लिए यूज करते हैं LT-2, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन हो तो LT-2 नहीं होती, सिर्फ T-2 उसकी डायमेंशन होती है। ये ध्यान रखना है, यहाँ एरर हो सकती है, बच्चे एक्सीलरेशन देखते ही रख देंगे LT-2, तब भी इक्वेशन आप सही से करेक्ट चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन बोला गया अल्फा। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है तो उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 ना होकर T-2 होता है, इज इक्वल टू ml2 T-2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर ये। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन इज गिवन न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट mgl/i। ये आप अपने आप से चेक करेंगे। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो जहां फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे डायमेंशन रखेंगे t-1, 2 एंड पाई डायमेंशन ऐसा छोड़ देंगे। m इज मास कैपिटल M, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है अर्थ सरफेस पर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले जितने एक्सीलरेशन होते हैं सबके लिए LT-2। L इज लेंथ, बोला गया न्यू फ्रीक्वेंसी, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। और बचता है आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके लिए आप यूज करेंगे ml2। चेक करेंगे तो पाएंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल आने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है हर साल स्कूल्स में। ऐसा नहीं होता किसी भी साल की क्वेश्चन ना पूछा जाए। कारण क्या है कि इसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चेक द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन न्यू इज इक्वल टू 1/2l रूट t अपॉन
एम, 1/12 रूट टी अपॉन एम, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू तो इन्होंने बोला है फ्रीक्वेंसी, एल इज लेंथ, टी इज टेंशन एंड स्मॉल एम इज मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसमें स्मॉल एम मास ऑफ यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट लेंथ, ये जो फॉर्मूला है ये 11th में ही लास्ट 10th यूनिट ऑसिलेशंस एंड वेव्स में पढ़ाया जाता है, प्रूव कराया जाता है वहां पर ये फॉर्मूला, और आपको ये चेक करके बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसमें सिंबल्स के मीनिंग जो दिए गए हैं वो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी, लेंथ, टेंशन एंड मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज t-1। एक बार आगे का बताऊं, इसमें जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या क्या क्वांटिटी यूज की गई। ये जो फॉर्मूला है, अगर कोई आपके पास वायर एक्सेप्टर का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया हो, जैसे सितार है, गिटार है, इस तरह से, इन्हें अगर आप खींच कर छोड़ें तो खींच कर छोड़ने पर उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड की बात करें तो साउंड वेव्स होती हैं और हर एक वेव की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप नोटिस करते हैं कि अगर आप अलग अलग वायर खींच कर छोड़ते हैं, ये वाला वायर, कोई वायर इसमें पतला होता है, कोई मोटा होता है, अलग अलग वायर खींच कर छोड़ते हैं तो उनसे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है, माने उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो किसी वायर को खींच कर छोड़ने पर उससे कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी, उसका ये फॉर्मूला होता है। न्यू इज इक्वल टू 1/12 रूट टी अपॉन एल। इसमें एल वायर का उतना पार्ट की लेंथ जिसे आपने खींच के छोड़ा, एम होता है इस वायर के लिए मास ऑफ यूनिट लेंथ, एंड टी होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो वायर है उसे आप खींच कर छोड़ते हो। आप नोटिस करते हो कि साइड में यहां नॉब्स लगी होती हैं, नॉब्स को घुमाकर आप वायर को थोड़ा टाइट भी कर सकते हो या लूज भी कर सकते हो। टेंशन, जहां वायर टाइट हो रहा है टेंशन बढ़ रहा है, लूज कर रहे हैं तो टेंशन घट रहा है, टेंशन को मैनेज किया जाता है। तो टेंशन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर 1/12 रूट टी अपॉन एम, 2 and 1 डायमेंशन ऐसे छोड़ देंगे। एल इज लेंथ, जितना लेंथ वायर का आपने खींच के छोड़ा। सो ये तो एल आ गया। अब यहां पर दो फैक्टर्स ऐसा है, एक टी और एक एम, जो एरर कराते हैं। टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन जनरली टेंशन के लिए बच्चे रख देते हैं सरफेस टेंशन वाली, MT-2 नहीं रखनी है। टेंशन है पता होना चाहिए। स्ट्रिंग्स वगैरह में जो टेंशन होता है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। माना ये आपके सामने एक वायर दिया गया है, रबड़ का बना हुआ है, जब आप इसे नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये टाइट होता जाता है और आप नोटिस करते हैं कि आपके हाथ पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है वापस से, जो स्ट्रिंग को, रबड़ के वायर को वापस छोटा करना चाहता है। अगर आप इसे वायर या स्प्रिंग समझ सकते हो, नीचे खींचो तो आपके हाथ पर भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे आप बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो टेंशन एक रीस्टोरिंग फोर्स ही होता है जो किसी वायर को डिफॉर्म करने पर, माने खींचने पर, उसमें प्रोड्यूस होता है। तो टेंशन इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। फोर्स के लिए ml T-2। सरफेस टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रिंग्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये सारी चीजें आपको आगे 11th में पता चलेंगी। एम, दूसरा कारण होता है गलती का एम के लिए आप झट से डायमेंशन रखोगे कैपिटल एम, नहीं, मास नहीं है, मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, मास पर यूनिट लेंथ। लाइक आपको ये स्ट्रिंग दी गई थी पूरी की पूरी, जिसकी लेंथ थी एल, और इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग का मास था एम। अब एल लेंथ का मास तो हुआ एम, यूनिट लेंथ का निकालना हो तो दोनों साइड एल से डिवाइड कर लो या एल को नीचे ले जाओ। तो यूनिट लेंथ माने 1 लेंथ का m/l, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बनेगा ml-1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल एम यहां पर मास के लिए नहीं, मास पर यूनिट लेंथ के लिए स्टैंड कर रहा है। जहां पर भी मास पर यूनिट लेंथ है दैट इज मास अपॉन लेंथ, और इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m नहीं रखा जाएगा, ml-1 रखा जाएगा। तो दो कारण इसमें जो एरर के होते हैं, एक तो टेंशन का डायमेंशन बच्चों को नहीं पता होता, और दूसरा होता है मास पर यूनिट लेंथ ml-1। अब तो आप इजीली चेक कर पाएंगे, 1/l रूट m से m कैंसिल, l का पावर -1 है,
ऊपर ले जाओगे तो +1 पहले से था ऊपर, तो l का पावर 2 हुआ, t का पावर -2 चल ही रहा है। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने पर जो दो पावर थी वो एक रह जाएंगी, lt -1 रह जाएंगी, l से l कैंसिल, और बचा कितना, t -1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन आप इसे ठीक से चेक नहीं कर सकते थे जब तक आपको मीनिंग ना बताओ टेंशन क्या और स्मॉल है मास पर यूनिट लेंथ क्या। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं इतने कराए जा रहे हैं कि इनके बाहर एक्सेप्शन है कि आपको मिल जाए स्कूल लेवल पर, और बेस आपका कंपटीशन का इससे पूरा तैयार किया जा रहा है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t is equal to 2 pi रूट l अपॉन g। इस इक्वेशन की करेक्टनेस आपको चेक करनी है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है t, वेयर l इज लेंथ, साफ बोल दिया l इज लेंथ, l, t इज टाइम पीरियड, कैपिटल T इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन करने में टाइम। सिंपल पेंडुलम ले, सिंपल पेंडुलम क्या भैया, एक फिक्स्ड एंड ले, उससे एक धागा बांध दे और एक स्फेरिकल बॉडी जिसे बॉब बोला जाता है अटैच कर दे, तो जहां ये बॉब रुका होता है ये मीन पोजीशन होती है, इसे साइड लाके छोड़ दें, छोड़ते ही ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है इस तरह से। क्लियर है बेटा। तो ये जब ऑसिलेशन कर रहा होता है बॉब, ये पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन जहां पर रुकता है और फिर वापस आता है, फिर दूसरी साइड जाता है और वापस आता है। तो ये जो दो पोजीशंस होती हैं जहां रुक के वापस आना शुरू करता है एक साइड से दूसरी साइड, ये पोजीशन और ये पोजीशन, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जहां बिल्कुल मिडल में हो, दैट इज मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करो, दूसरी तक जाओ और वापस वहीं तक आओ, इसे वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं ये पूरा। या दूसरा तरीका होता है मीन से एक साइड जाना, वापस मीन, दूसरी साइड जाना और वापस मीन पोजीशन पर आना, इसे भी वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोला जाता है। और वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन का टाइम चाहे 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो, सेकेंड यानी टी। तो इसके लिए तो डायमेंशन सीधे टी आ जाएगी। राइट हैंड साइड 2 पाई रूट l अपॉन जी। 10th यूनिट से ही ये भी फॉर्मूला ऑसिलेशंस एंड वेव से 2 एंड पाई छोड़ देंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है। l इज लेंथ एंड g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। l से l कैंसिल, -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगी, तो स्क्वायर 2 और पावर हाफ करेंगे इसका रूट लेने पर, तो बचेगी t इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी t और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी t, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिर्फ डायमेंशंस आपको बता रहा हूं, चेक आप सेल्फ करेंगे इसे। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कैपिटल टी टाइम पीरियड बोला है, फॉर्मूला दिया उसके लिए। ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज रेडियस है सो l, डेंसिटी रो डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ml-3 एंड सरफेस टेंशन s यानी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए 3 सिंबल यूज होते हैं, s, सिग्मा एंड कैपिटल टी। जो भी बोले उसी को आप सरफेस टेंशन मान सकते हैं, ऐसे सरफेस टेंशन बोला गया है। सरफेस टेंशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mt-2। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, आपको इस रिलेशन का एक्यूरेसी चेक करना है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सबकी डायमेंशन आपको बता दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड अलग चेक करना, राइट हैंड साइड अलग चेक करना, दोनों इक्वल आएंगे यानी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन h is equal to 2 sigma cos theta upon r square dg, where h is height मीटर सेंटीमीटर में होती है जनरली, सो l, sigma is surface tension, surface tension mt-2। 3 सिंबल सरफेस टेंशन के लिए यूज किए जाते हैं, सिग्मा, कैपिटल S एंड कैपिटल T। कोई भी सिंबल से बोला गया अगर सरफेस टेंशन है ये क्वांटिटी, सो mt-2। थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा एंगल है, r इज रेडियस, सो l, d इज डेंसिटी ml-3 एंड g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी एल टी माइनस टू। आपको सारी डायमेंशंस पता चल चुकी हैं, ये फॉर्मूला चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड एच हाइट बोली गई है, सो एल। राइट हैंड साइड पर बोला गया 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी जी। 2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। सिग्मा सरफेस टेंशन एम टी माइनस टू। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा या टेन थीटा, ये सभी डायमेंशन लेस होते हैं, सो कॉस थीटा को भी छोड़ेंगे। आर इज रेडियस, सो एल स्क्वायर है तो कर दिया स्क्वायर स्क्वायर। डी इज डेंसिटी ml माइनस 3 एंड g इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2। देखें m एक ऊपर एक नीचे कैंसिल हो गया, m 0। l ऊपर है ही नहीं और नीचे का 2 पावर यहां से, 1 पावर यहां से प्लस का 3 और 3 पावर यहां से माइनस का 3, तो l भी कैंसिल हो गया। t का पावर माइनस 2 ऊपर माइनस 2 नीचे, तो t भी कैंसिल हो गया। यानी कि राइट हैंड साइड आ रही है डायमेंशन लेस, जबकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन थी l के इक्वल, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ये जो इक्वेशन है h इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी जी, ये 11th प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 7th यूनिट। उसमें 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट में से 2 पार्ट फ्लूइड्स के लिए पढ़ाए जाते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। उसका ये एक फॉर्मूला है, वहां डिराइव कराया जाता है, जिसमें एरर ये है कि यहाँ आर स्क्वायर नहीं होता, नीचे आर आता है, तो गलत दिया था। वो हमें फॉर्मूला आगे का पता है तो याद है, लेकिन डायमेंशन के बेसिस पर भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जिस तरह का, इस तरह क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं एग्जाम में। कभी कभी एग्जाम को टिपिकल बनाना हो तो इस तरह का क्वेश्चन डाल दिया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बताया गया है ये 11th या 12th किसी के भी सिलेबस को रिलेट नहीं करता है। ये ग्रेजुएशन में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है और फॉर्मूला इज डेल्टा इज इक्वल टू एम जी एल क्यू डिवाइडेड बाय 4 बी डी क्यू वाई। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन। लेकिन डायमेंशन के बेसिस पर इसे चेक करना पूछा गया है। डेल्टा इज इक्वल टू एम जी एल क्यू अपॉन 4 बी डी क्यू वाई। सिंबल्स की मीनिंग जनरली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ऐसे केस में जब आगे का कोई फॉर्मूला पूछते हैं तो। वेयर डेल्टा इज डिप्रेशन प्रोड्यूस इन द मिडल ऑफ ए बार ऑफ लेंथ एल। एक बार ये मेटल रोड दी गई है जिसकी लेंथ एल, माना इसे दोनों एंड्स पर फिक्स कर दिया, सपोर्ट कर दिया और इसके सेंटर से एक लोड या मास नीचे की तरफ सस्पेंड कर दिया, तो ये रिजल्ट होता है उस लोड के कारण, उस लोड के वेट से ये सेंटर से थोड़ी सी बेंड हो जाती है कुछ इस तरह से। ये केस रिजल्ट ये हुआ कि जो रॉड की नई पोजीशन है ये वाली, ये उसका सेंटर, तो रॉड का सेंटर थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, इतना जितना ये सेंटर नीचे शिफ्ट हुआ दैट इज कॉल्ड डेल्टा। ये डेल्टा इसमें स्टैंड करता है सेंटर के डिप्रेशन के लिए। ठीक, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर जितना भी नीचे की तरफ ये डिप्रेस हुआ, सेंटीमीटर। तो डेल्टा के लिए, डिप्रेशन के लिए आप डायमेंशन रखेंगे एन। एन होता है इससे सस्पेंडेड लोड, जो आपने यहां पर लोड लगाया होगा या मास अटैच किया होगा इसे नीचे गिराने के लिए इसके वेट के थ्रू। एल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बी जो मेटल बार है, ये मेटल बार है, इसकी ब्रेड कम, इसकी विड्थ है या ज्यादा है, वो भी सेंटीमीटर में होगी या मीटर में, तो बी के लिए भी डायमेंशन यूज करेंगे एल। डी होती है इसकी थिकनेस या डेप्थ, कितनी मोटी रोड यूज की गई है, पतली है या मोटी रोड है, उसकी थिकनेस, वो डी स्टैंड करता है। एंड वाई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार। वाई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार। यंग्स मॉडुलस ml-1 t-2 चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा बताया गया डिप्रेशन, जितना नीचे ये डिप्रेस हुआ दैट इज एल। राइट हैंड साइड mg l cube 4
बी डी क्यूब वाई, एम इज मास जो सस्पेंड किया गया था, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2, एल इस रॉड का लेंथ, एल और क्यूब है तो पावर 3 कर दिया, 4 डायमेंशन इज कांस्टेंट, बी इसकी ब्रेड्थ या विड्थ एल, डी इसकी थिकनेस की रॉड 1 सेंटीमीटर थिक है या 2 सेंटीमीटर थिक है सो एल, और उसका क्यूब है तो क्यूब, वाई यंग्स मॉडुलस एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक पार्ट होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, तीनों में से कोई सा भी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो, यंग्स या बल्क या शियर, तीनों के लिए सेम, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। चेक करें, एक एम ऊपर एक एम नीचे, कैंसिल। एल अगर आप चेक करें तो एल का पावर 3 ये, एल का पावर 3 ये, एक एल ये और एक एल ये कैंसिल, एल का पावर -1 बचा, ये -1 ऊपर पहुंचेगा तो एल, टी का पावर -2 ये भी और टी का पावर -2 नीचे भी कैंसिल हो गए, T0 M0 T0 बचा L is equal to left hand side, so equation is dimensionally correct. Now next question is question number 14. NCERT क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है। A book with many printing errors contains 4 different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion. Periodic motion करते हुए किसी पार्टिकल के लिए 4 फॉर्मूला किसी बुक में प्रिंट किए गए। फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू a sin 2t ओवर t, b दिया गया है y इज इक्वल टू a sin vt, c दिया गया है y इज इक्वल टू a अपॉन t sin t अपॉन a, एंड d दिया गया है y इज इक्वल टू a रूट 2 साइन 2t ओवर t प्लस कॉस 2t ओवर t। a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, a इसे बोली गई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, v स्पीड ऑफ पार्टिकल, कैपिटल T टाइम पीरियड। रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मुलाज ऑन द डायमेंशनल ग्राउंड। डायमेंशंस के बेसिस पर आपको गलत वाले अलग करने हैं और राइट वंस जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इसमें ए बोला गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज कैपिटल एल, वाई बोला गया डिस्प्लेसमेंट दैट इज एल। तो डायमेंशंस तो आपको पता चल गई। कैपिटल टी टाइम पीरियड बोला गया सो कैपिटल टी, स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी आपको बताता हूँ ये जो 4 इक्वेशन दी गई हैं ये 11th में 10th यूनिट लास्ट यूनिट ऑसिलेशंस एंड वेव को रिलेट करती है। अगर इसे कंपेयर करके बताऊं मैं सिंपल पेंडुलम की मोशन से तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक फिक्स एंड, उससे एक धागा बांधा और एक मास अटैच किया बॉब, तो इस पूरे अरेंजमेंट को सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। जहां ये बॉब रुका हुआ होता है इनिशियली दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अगर आप इसकी मीन पोजीशन से इसे डिस्प्लेस करा के छोड़ दें, ये छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ये एक साइड जाएगा रुकेगा मीन पोजीशन, दूसरी साइड जाएगा और वापस रुकेगा फिर मीन पोजीशन। इसे वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। मीन पोजीशन से एक साइड जाना वापस मीन, दूसरी साइड जाना और वापस मीन पोजीशन। वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। जहां जहां आकर ये रुकता है एक इधर और एक इधर, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम पोजिशंस। तो मीन पोजीशन से इसकी डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज होती है। देखिए अभी मीन पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट 0 मानेंगे, अगर ये इधर जा रहा है तो बोलेंगे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसे आप y से शो करते हैं। y इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज होगी। माना t इज इक्वल टू 0 पर बॉब यहां पर है, 1 सेकंड बाद यहां, 2 सेकंड बाद यहां, 3 सेकंड बाद और आगे। तो स्मॉल t कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट, चाहे वो t इज इक्वल टू 1 सेकंड वाला हो या 2 सेकंड वाला हो, और y होती है उस इंस्टेंट पर मीन पोजीशन से इस बॉब की डिस्प्लेसमेंट। तो y इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। आगे जाके ऐसा होगा कि ये कहीं ना कहीं आकर रुक जाएगा, जहां आकर ये रुकेगा दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, वहां तक की डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसके बाद ये वापस आना शुरू कर देगा। तो मीन पोजीशन से सबसे दूर जहां तक हो सकता है एक्सट्रीम पोजीशन तक, वहां तक की डिस्प्लेसमेंट को आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और उसे एम्पलीट्यूड बोलते हुए ए से शो करते हैं। स्मॉल ए मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे मोशन का एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है और इसे शो किया जाता है ए से। तो इसमें अभी आप चेक करें, फर्स्ट वाले को चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज वाई,
और y इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, सो एल। राइट हैंड साइड इज a साइन 2t/t। देखिए बेटा, इस तरह से जो दिया गया है 2t/t, इसमें साइन या कॉस एक्सेट्रा के साथ जो भी एंगल जुड़ा हुआ होता है, पहले आपको वो चेक करना है। वो एंगल डायमेंशन लेस होना जरूरी है। एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो अगर एंगल डायमेंशन लेस है तो आप आगे चेक करेंगे, नहीं तो चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ साइन के साथ जो एंगल है इसे आप थीटा मान लें। ठीक, ये पूरा एंगल 2t/t थीटा मान लें। हियर थीटा इज इक्वल टू 2t/t। चेक करें, 2 इज डायमेंशनलेस, t इज टाइम इंस्टेंट और कैपिटल T इज टाइम पीरियड, इज इक्वल टू t का पावर 0, यानी कि डायमेंशनलेस। अगर एंगल डायमेंशनलेस है तो अंडरस्टूड साइन थीटा डायमेंशनलेस होगा। फिर आप आगे चेक करेंगे, अगर कहीं एंगल डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है तो आप उसे ड्रॉप कर देंगे, इक्वेशन वहीं पर इनकरेक्ट हो जाएगी। नाउ राइट हैंड साइड कितनी हुई, a साइन 2t/t। a is maximum displacement, so L sin 2t/t is dimensionless। अभी आप चेक कर चुके हैं 2t/t डायमेंशनलेस है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो करेक्ट है। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड y, so L, and right hand side is equal to a sin vt। इसमें ये vt वाला जो पार्ट है साइन के साथ, इसे आप बोल रहे हैं थीटा। हियर थीटा इज इक्वल टू vt। v इन्होंने बोला था स्पीड ऑफ पार्टिकल, दैट इज lt-1 इंटू t इज इंस्टेंट t। कितना बचा, l। यहां जो थीटा है ये डायमेंशनलेस नहीं है, और अगर थीटा डायमेंशनलेस नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ये इक्वेशन यहीं पर इनकरेक्ट हो चुकी है। सबसे पहले साइन या कॉस के साथ जो एंगल जुड़ा हो उसे चेक करें, अगर वो डायमेंशनलेस आता है तो आगे चेक करेंगे, अदरवाइज वहीं पर इक्वेशन इज इनकरेक्ट। सेम केस यहां पर है सी पार्ट में। बेटा सी पार्ट में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड तो y हो गई, दैट इज L, और राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में ये t/a, इसे आप बोलते हैं थीटा। थीटा इज इक्वल टू t/a। t की जगह t और a की जगह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सो L। ये भी डायमेंशनलेस नहीं है, नॉट इक्वल टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जबकि एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए थी। तो यहां पर भी ये इनकरेक्ट बोल देंगे यहीं पर। आगे देखते हैं इसका डी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड यानी y इज इक्वल टू L, और राइट हैंड साइड देखेंगे तो इसमें दो एंगल हैं, एक तो 2t/t साइन के साथ वाला और एक 2t/t कॉस के साथ वाला। एक को बोलते हैं θ1, दूसरे को बोलते हैं θ2। लेकिन θ1 θ2 चेक करेंगे, θ1 तो दोनों है तो इक्वल है 2t/t, एक साथ चेक कर लेते हैं। 2 डायमेंशनलेस, कैपिटल T के लिए t और दूसरे वाले कैपिटल T के लिए भी t, तो ये डायमेंशनलेस है, इज इक्वल टू डायमेंशन लेस। अगर एंगल डायमेंशनलेस आ रहा है तो आगे चेक करेंगे। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a is maximum displacement, so L √2 डायमेंशनलेस। साइन 2t/t डायमेंशनलेस होगा क्योंकि इसका एंगल डायमेंशनलेस चेक कर चुके हैं। cos 2t/t भी डायमेंशनलेस होगा क्योंकि इसका एंगल भी आप डायमेंशनलेस चेक कर चुके हैं। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो जब कहीं पर इस तरह से साइन के साथ या कॉस के साथ कोई क्वांटिटीज का रेशियो दिया हो या क्वांटिटीज फिजिकल साथ में लगा के दी हो, तो सबसे पहले उन क्वांटिटीज को एंगल मानते हुए चेक करें कि एंगल डायमेंशनलेस है या नहीं। अगर डायमेंशनलेस आता है तो आगे की इक्वेशन चेक कर ले, अगर डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है
तो उस केस में इक्वेशन वहीं पर इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दोनों एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं, आसान है। 15 दो पार्ट दिए गए इसमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड इज हाफ एम वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड इज एम जी एच, और चेक करना ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर हमें पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और राइट हैंड साइड इज एम जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये पता है कि इक्वेशन करेक्ट आनी ही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी, राइट हैंड साइड इज पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जीज हैं दोनों ही लेफ्ट और राइट पर, तो दोनों की डायमेंशन सेम आनी है। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड हाफ एम वी स्क्वायर, उसका डायमेंशन, राइट हैंड साइड एम जी, उसका डायमेंशन, अंडरस्टूड दोनों इक्वल आने ही है, ये पता है तो करेक्ट आना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कुछ नया भी आपको सीखने को मिलेगा। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और एक जूल का मतलब दिया गया है, जूल का मतलब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। इनडायरेक्टली डायमेंशन दी गई है, किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए L2 और सेकंड के लिए t माइनस 2। दैट ऑफ स्पीड इज v इज मीटर पर सेकंड, स्पीड के लिए भी ये इनडायरेक्टली डायमेंशन दी गई है LT माइनस 1। एक्सीलरेशन a के लिए मीटर सेकंड माइनस 2, दैट इज LT माइनस 2। Which of the formula for kinetic energy K is given below can you rule out on the basis of dimensional arguments? M stands for mass of the body. ये आपके पास 5 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। A is K is equal to m square v cube. B is K is equal to half mv square. C is K is equal to ma. D is K is equal to 3 by 16 mv square, and E is K is equal to half mv square plus ma। इस तरह से ये 5 एक्सप्रेशन आपको डायमेंशनल बेसिस पर चेक करते हुए बताने हैं। ए की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल के इज काइनेटिक एनर्जी ml2 t minus 2। राइट हैंड साइड m2 v3, m is mass power 2 at 2, v is speed, lt minus 1 and 3 है तो 3, m2 l3 t minus 3 not equal to लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो गलत हो गया यहीं पर ये पार्ट। तो बी पार्ट चेक करें, बी पार्ट पता ही है, सही फॉर्मूला है, फिर भी चेक करेंगे। बी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के लिए डायरेक्ट ml2 t माइनस 2। राइट हैंड साइड देखें, हाफ mv स्क्वायर, हाफ 1/2 डायमेंशन एज कांस्टेंट छोड़ देंगे, m इज मास, v इज स्पीड एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर, ml2 t माइनस 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो डायमेंशनली करेक्ट। c इज k इज इक्वल टू ma। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप चेक करें k का मतलब ml2 t माइनस 2। राइट हैंड साइड को चेक करें तो ये आया ma, m इज मास, a इज एक्सीलरेशन, lt माइनस 2, ml t माइनस 2 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ml t माइनस 2 थी, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। बी अभी तक डायमेंशनली करेक्ट आया है, ए और बी डायमेंशनली इनकरेक्ट आया है। डी लेफ्ट हैंड साइड के, और के का मतलब हुआ ml2 t माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी। राइट हैंड साइड 3/16 mv स्क्वायर। जब डायमेंशन के बेसिस पर देखेंगे तो कांस्टेंट कुछ भी हो, चाहे 1/2 हो या 3/16 हो, छूटेगा। m इज मास, lt माइनस 1 स्क्वायर तो स्क्वायर, और ये आया ml2 t माइनस 2 डायमेंशनली करेक्ट। अब देखें यहां पर एक चीज आती है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड k इज इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला तो करेक्ट नहीं हो सकते ना, या तो k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर ही होगा या k इज इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर ही होगा। लेकिन डायमेंशन के बेसिस पर देखें तो b भी सही आ रहा है और d भी सही आ रहा है। कारण क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, फॉर्मूला में कोई
न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व हुई है मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में, तो वो कुछ भी हो वो डायमेंशन में छोड़नी ही पड़ती है, चाहे वो 1/2 थी, चाहे वो 3/16 थी। तो इस हिसाब से डायमेंशनल बेसिस पर तो ये दोनों ही फॉर्मूला सही बताएगा, बीबी यानी हाफ एमवी स्क्वायर बी और डीबी 3/16 एमवी स्क्वायर बी। प्रैक्टिकली दोनों फॉर्मूला सही नहीं हो सकते, या तो यही सही होता है या यही, वो हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली काइनेटिक एनर्जी का जो सही फॉर्मूला होता है वो हाफ एमवी स्क्वायर होता है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक भी है कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू को कंसीडर नहीं करता कि उसकी वैल्यू 1/2 है तो कुछ और हो, 3/16 है तो कुछ और डिस्टिंक्शन उनमें किया जाए, ऐसा नहीं होता। ई पार्ट इज के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस ml। लेफ्ट हैंड साइड इज k यानी ml2 t-2 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस ma। 1/2 छोड़ देंगे, m के लिए m, स्पीड lt-1 स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, m के लिए m, एक्सीलरेशन के लिए lt-2 ml2 t-2 प्लस ml t-2। अब देखें डायमेंशंस में आपको बता रखा है l प्लस l हो तो l कर दो, l माइनस l हो तो भी l कर दो। यहां तो दो क्वांटिटीज हैं अलग अलग, एक की डायमेंशन है ml2 t-2 और दूसरे की डायमेंशन है ml t-2। अब अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो मैं लिखूं क्या, ml2 t-2 लिखूं या ml t-2 लिखूं? l प्लस l को तो l बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर दो क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग हैं, तो ये इक्वेशन नहीं इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि वही फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनकी डायमेंशंस या जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पर अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला वाली दो क्वांटिटीज ऐड करके दिखाया गया है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, और यही हमारा आने वाला नेक्स्ट एप्लीकेशन भी होगा। वही क्वांटिटीज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम हो। लाइक एक लेंथ है 2 मीटर की, मीटर यानी L, और एक मास है 4 kg का, kg यानी M। डायमेंशंस एक की L है, एक की M है। अब आपसे बोला जाए 2 मीटर की लेंथ 4 kg के मास में ऐड करो तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 + 2 6 kg में बोलोगे या मीटर में? नहीं बोल सकते ना। तो वही क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनकी डायमेंशंस सेम होती हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट आपको देना होगा क्या, हियर 2 फिजिकल क्वांटिटीज with different dimensional formulas are added, which is not possible. So this one is incorrect. तो यहां पर हमने चेक किया, फर्स्ट वन इनकरेक्ट था, ई वाला भी इनकरेक्ट था और सी वाला भी इनकरेक्ट था। जो दो करेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल थे, एक हाफ mv स्क्वायर, एक 3/16 mv स्क्वायर, इसमें भी आप डिस्टिंक्शन करेंगे डायमेंशनली हाफ mv स्क्वायर एंड 3/16 mv स्क्वायर, both are correct, but we know that practically only half mv square is correct. क्लियर ये चीज? तो ये डिस्टिंक्शन आप कर देंगे। अभी हमने कंप्लीट किया अपने 2 एप्लीकेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अभी किसी को आई होप कोई डाउट नहीं होगा, सभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है और कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलती रहे, हमें मोटिवेट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।